वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रोटेस्ट की लगातार श्रृंखला चल रही है और आप लोग देख रहे हैं कि आज ये चौथा प्रोटेस्ट है हमारा इन्हीं मुद्दों के ऊपर। पहले 11 मुद्दे बढ़ के 14 मुद्दे हुए हैं। 30 अप्रैल, 4 जून, 16 जुलाई और आज ये 27 अगस्त का ये प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट क्यों किए जाते हैं इसको समझना आवश्यक है। और जब हम लोगों से बात करते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब क्या। तो इसको अलग अलग टुकड़ों में विभक्त करके समझाने का प्रयास किया गया। ये 14 मुद्दे हैं और भी मुद्दे हो सकते हैं इसके अंदर। ये उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे को समझाने का प्रयास किया गया अलग अलग मुद्दों के रूप में। ये लोग कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? हमारे देश को आजाद कराने के लिए लगभग 7 लाख लोगों ने डायरेक्ट शहीदी दी है, सीधी मौत स्वीकार की है। देश में 7 बार कोलेरा एपिडेमिक आया था। कोलेरा एपिडेमिक जब अंग्रेजों की सरकार थी देश के अंदर, तब कोलेरा एपिडेमिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगातार 100 वर्षों तक 7 एपिडेमिक चले। और उस 7 एपिडेमिक के अंदर देश का कम से कम 30-35 करोड़ लोग उस समय अंग्रेजों ने मारे हमारे देश के अंदर, उस झूठे एपिडेमिक के अंदर। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए ये कौन ताकते हैं। क्या आपको जानकारी है कि अमेरिका के अंदर कितने नेटिव अमेरिकन को मारा है? कोई बता सकता है? क्या आप में से कोई बता सकता है कि अमेरिका में नेटिव अमेरिकन कितने मारे गए? है किसी के पास जानकारी? कोई हाथ खड़ा करके बता सकता है मुझे? अमेरिका के अंदर 9 करोड़ नेटिव अमेरिकन मारे गए। कुछ 9.5 करोड़ कहते हैं, कुछ 10 करोड़ कहते हैं। 9 करोड़ नेटिव अमेरिकन को मारा गया। क्यों मारा गया? वहां पर यूके के लोग गए। ये जो इंग्लिश लोग हैं, इन लोगों को जब पॉपुलेशन बढ़ी तो इनको अपनी जनसंख्या के लिए एक नए एटमॉस्फेयर की जरूरत थी, एक नई जगह की आवश्यकता थी। तो ये यूके के लोग कहां गए? अमेरिका में गए। और वहां पर जब देखा, वहां पर जो माया सभ्यता थी, जो हमारी सभ्यता थी, जो हमारी सभ्यता के लोग थे, वहां 9 करोड़ लोगों को जान से मारा। आज वहां पर उस समय यह स्थिति थी कि लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं थी, तो मकान के अंदर डाल के ऊपर से रेते डाल दी गई। अमेरिका में जहां खुदाई करोगे वहां उनकी प्राचीन सभ्यता के कंकाल मिलेंगे। इतनी बड़ी बात आप लोगों से छुपाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 98% नेटिव ऑस्ट्रेलियंस का सफाया कर दिया गया। कनाडा के अंदर भी यही हुआ और यही हाल अब वो पूरी दुनिया के अंदर करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी करना चाहते हैं। अभी मेरी बात परसों हो रही थी। डॉक्टर शर्मा एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और इस काल के दौरान मेरी उनसे मित्रता हुई। उन्होंने मुझे बहुत सी जानकारी दी। परसों मेरी बात चल रही थी, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब कम से कम 50 करोड़ लोग इस दौरान 3-4 साल में मारे गए हैं। जो दुनिया की आबादी 800 करोड़ के आसपास की, वो अब कम होकर 750 करोड़ हो चुकी है। इस हद तक हमें लगता है, हम एक इंसान को मारते दुख होता है। हम तो लोग चींटी भी मारते तो सोचते हैं कैसे मार दिए। अगर चींटी वॉश बेसिन में घुस जाए तो हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते थे कि पानी में छूट जाए। हम वो लोग हैं और वो ऐसे लोग हैं जिनके लिए मामूली बातें हैं 1 करोड़ 2 करोड़ का सफाया करना। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, सरकार से जो मांग कर रहे हैं 14 पॉइंट्स। ये 14 पॉइंट्स को मैं एक पॉइंट्स को मुश्किल से 30 सेकंड में ब्रीफ करने का कोशिश करता हूं। ये मांगे क्यों मानी जा रही है? आखिर हम सरकार से बार बार जाके ये मांगे मानते, क्या मतलब इसके पीछे? देश की जनता को जागरूक करने का हमारा एक प्रयास होता है। लगातार हमारी बातों से, हमारे प्रयास से देश की जनता जागती है। इसके साथ साथ देश की जनता में एक विश्वास पैदा होता है कि अभी लोग मरे नहीं है, अब इस देश में लोग जिंदा है जो अपने हक की आवाज को उठाना चाहते हैं, उठाते रहते हैं। लॉकडाउन जब अंग्रेजों की सरकार थी तो एक बार लॉकडाउन लगा था देश के अंदर, और उस समय अंग्रेजों की सरकार ने जहां जहां लॉकडाउन लगाया गया उन व्यापारी को होने वाले नुकसान की भरपाई की थी। यानी कि कानून तरीके से लॉकडाउन लगाया गया तो लोगों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हुई।
उसी कानून के अंतर्गत जब लॉकडाउन आज की तारीख में लगा है तो आज भी जो लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने बताया आपको, जो वैक्सीन से जो मौतें हुई है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 3 करोड़ लोग मारे गए हैं, ऐसा आंकड़ा आ चुका हमारे पास में। 3 करोड़ लोगों की वैक्सीन से मौतें हुई है। उनके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर एक प्रेशर पड़े। जब करोड़ों की संख्या में लोग जाकर के सरकार से मुआवजा मांगेंगे तो सरकार आने वाले समय में कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचेगी कि अब यहाँ इतने सारे लोग खड़े हो जाएंगे। जो अंग्रेजों ने हमारा जो पैसा लूटा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के जो ब्रिटिश को अमेरिका शासन चला, तो $400 ट्रिलियन जो पैसा हमारा लूटा गया, इस पैसे को वापस लाने की सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात जो है, स्विस बैंक में जो हमारा 1000 लाख करोड़ पड़ा हुआ है, इस पैसे को हम वापस लेके आते हैं तो भारत की जनता को 585 वर्ष तक एक भी रुपए का इनकम टैक्स, एक भी रुपए का जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ये इतना पैसा है, हमारा पैसा है जो विदेशों में पड़ा हुआ है, ये पैसा हमारे देश में आ गया। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उस पैसे को लाकर जनता में बांट दीजिए। वो इतना पैसा है कि 585 ईयर्स तक हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स, एक भी रुपये जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अभी हमारे बीच में रविंद्र भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बताई और रणवीर जोन जी ने बताई किस प्रकार से रुपए की वैल्यू जो डिवैल्यूट की गई है। कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से हर चीज का गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड, रुपए का भी गोल्ड स्टैंडर्ड है। बगैर गोल्ड स्टैंडर्ड से कोई करेंसी नहीं चलती है। और सिंपल सी बात है कि जब ये रुपया लाया गया तब जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो था मोहर। मोहर से गोल्ड स्टैंडर्ड तय किया गया था और यह तय किया गया था कि एक मोहर में 15 रुपये होंगे। ये कानूनी तौर पर तय किया गया था कि एक मोहर गोल्ड स्टैंडर्ड होगी, उसके अंदर 15 रुपये होंगे। ये कानूनी तौर पर तय किया गया था और उसके हिसाब से जो आंकड़ा बनता है, जो भाई लोग जो बता रहे हैं, वो उसके आसपास ही बनता है। वही 1 रुपए की जो वैल्यू है 4700 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए, उसके आसपास ही बनता है। यानी कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड तय किया गया था उसी हिसाब से यदि बात करें तो हमारे रुपए की जो डिवैल्यूएशन हुई है वो अब तक 4700 गुना डिवैल्यूएशन हो चुकी है हमारे पैसे की। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बार बार हमारा जो पैसा है, जो पैसा गोल्ड के रूप में बाहर गया है, जो लूट जो हुई है हमारी, वो गोल्ड, चांदी, हमारे बहुत सारे ऐसे रत्न होते हैं जिनके नाम भी आप लोगों के साथ नहीं सुने होंगे, उन रत्नों के फॉर्म में जो पैसा बाहर गया है उसी फॉर्म का पैसा वापस देश के अंदर लाया जाए। और देश की जनता को जो अनाप शनाप टैक्स लगा रखा है ना, 30% इनकम टैक्स, उसका परसेंटेज कुल मिला के 43-44% टैक्स, और उसके बाद में जीएसटी, उसके बाद में आपके पास में आपने मकान परचेज किया है तो उसका टैक्स, ये सब मिलाकर के 98% टैक्स तक बन जाता है। तो आम इंसान फिर टैक्स की चोरी करता है। अभी जो हम बात करेंगे, जो मठ और मंदिर की जो बात चल रही है, हमारे मठ और मंदिर को धीरे धीरे करके सरकारी नियंत्रण में लिया गया, क्योंकि हमारे मठ और मंदिर हमारी सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं है, वो आस्था के साथ साथ वहां से हमारा विश्वास पैदा होता है और वहां से जो जानकारी मिलती है, वहां से वो जो एक पूरे देश की जनता को एजुकेशन मिलती थी। हमारे पास में जो गुरुकुल चलते थे वो कहीं न कहीं मठ और मंदिरों के दान से चलते थे। जनता मठ और मंदिरों को दान करती थी, उन दान से गुरुकुल चलते थे। वो एक एक करके गुरुकुल बंद किए गए। वो मठ और मंदिर आज सरकार के नियंत्रण में है और कम से कम 3 लाख, और सरकार को उससे आमदनी होती है 3 लाख करोड़ की। 3 लाख करोड़ की आमदनी सरकार को मठ और मंदिर, जिसमें टैक्स देने के बाद जो पैसा हम डालते हैं उससे होती है, और सरकार कहीं कुछ खर्चा भी कर देती है। तो वो जो पैसा है हिंदू समाज अपने उत्थान में करे, अपने प्रचार प्रसार के अंदर करे, अपने चिकित्सालय खोले, अपने शिक्षा तंत्र खोले, उसके लिए प्रयोग होना चाहिए। अभी आपके सामने अगला पॉइंट जो है, आपके सामने 10 वर्ष से ऊपर के जो डीजल के वाहन और 15 वर्ष से ऊपर के जो पेट्रोल के वाहन की जो बात चल रही है। अभी हमारे साथ में एक साथी बैठे हुए तो बता रहे थे कि किस प्रकार से मैं बताता हूं कि जो मेरी गाड़ी है वो मुश्किल से 1 साल में 5000 किलोमीटर चलती है, और मेरी जो बाइक है वो तो मुश्किल से 1000 किलोमीटर भी नहीं चलती, कभी 2 में चलती है।
ऐसी स्थिति में सरकार अब ये जो सोचती है कि 15 वर्ष से ऊपर के आयु के जो वाहन है या 10 वर्ष से ऊपर के जो आयु के वाहन है उनको बंद कर दिया जाए, बगैर किसी सिर्फ आयु को ही आधार मान के कैसे कर सकते हैं? आपका पीयूष आपका ठीक चल रहा है, फिर भी आप इस प्रकार से ये जो मन गलत बातें हैं, इसके पीछे जो साजिश है, इसके पीछे जो षड्यंत्र है कि जिस प्रकार से नए वाहनों को लाना है और नए वाहनों को लाने के लिए आपसे बैंकों से कर्जा लेना पड़ेगा, तो आपको बैंकों के कर्जे के जाल के अंदर उलझाना है और नए वाहनों को लाने के लिए इनके पास जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे वो सब मॉनिटर्ड है, उनको मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है, इसकी हमारी मांग है सरकार से। हालांकि ये जो मांग है धीरे धीरे सरकार के स्तर पर भी इस पर बात होने लगी है। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान से क्या मतलब है? कई लोग पूछते हैं मुझसे कि सर ये गौ माता को जो राष्ट्र माता का सम्मान से मतलब क्या है आपका? जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है, कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है हमारा? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यदि राष्ट्रीय पक्षी की मृत्यु हो जाए तो क्या करते हैं? उसको कैसे दफनाया जाता है? वो बताएगा। उसको सम्मानजनक तरीके से तिरंगे में लिपट करके फिर दफनाया जाता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पक्षी है, यह इसका सम्मान है। अगर देखो राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा तो उसका सम्मान कितना ऊपर होगा, यह एक सम्मान की बात है। जब राजीव भाई से किसी ने पूछा तो राजीव भाई ने बताया कि जब गौ माता की जब मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या उसको किसी को दे देना चाहिए? तो राजीव भाई ने बताया कि जब गौ माता की मृत्यु हो जाए तो उसको खड्डा खोद करके विधिवत तरीके से सम्मानजनक तरीके से दफनाना है और दफनाने के बाद उसको ऊपर एक पेड़ लगाना है। वो जो पेड़ लगाया जाएगा वो पेड़ जो है अधिक फलदायी होगा और लंबे समय तक फल देगा। तो ये हमारी एक मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। देश में आपको जानकारी होगी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब 100 करोड़ गायें थी। आज कितनी गायें हैं? कोई बताएगा आज कितनी गायें हैं? आज देश में 9 करोड़ गाय है। तो जब 100 करोड़ गाय जितना दूध रखी थी तो 9 करोड़ गाय कितना दूध देगी? 10%। तो 90% दूध तो मार्केट में नकली है। तो आपको हमको नकली दूध पिलाया जाता है, पता करके ये दूध पीजिए, ये असली दूध है। असली नहीं है, इसके अंदर केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उसके अंदर पाउडर मिलाया जाता है, वो दूध जैसा है, दूध नहीं है। अच्छा, जब 1947 की बात कर रहे हैं तो देश की जनसंख्या 45 करोड़ थी, अब कितनी है? 140 करोड़। तो इसका मतलब दूध का जो खपत है वो 3 गुना बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर 98% दूध जो है वो मार्केट में नकली है, वो केमिकल से बना हुआ है, पाउडर से बना हुआ है, तो हम सब लोग मजबूरी में पीते हैं। अब उस केमिकल वाले दूध से पीने से हमारे शरीर में जो तमाम तरह की बीमारी होती है, यदि गौ माता की मृत्यु रुकेगी तब जाकर के जब गोवंश बढ़ेगा तब जाकर के हमको शुद्ध दूध मिलेगा। अभी आपके सामने एक बात इन लोगों ने की है, कॉकरोच मिल्क सुना है किसी ने? कॉकरोच मिल्क। अभी आपके सामने एक बात आ रही है कि कॉकरोच मिल्क इज सुपर फूड। वैज्ञानिक बताया कि कॉकरोच का जो मिल्क है एक विशेष तरह की कॉकरोच की प्रजाति है जो अमेरिका में पाई जाती है। सिर्फ वो प्रजाति का जो मिल्क निकलेगा वो सुपर फूड है, वो आपको खाना है। अभी एक बात सामने आ रही कि लेट मिल्क, दुनिया की अधिकांश कंपनी लेट मिल्क कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि लेट में मिल्क बनेगा और वो मिल्क आपको सप्लाई होगा, वो केमिकल से बनकर 100%। और वो आपसे बताया जाएगा कि वो जो मिल्क है वो सबसे अच्छा मिल्क है, और जो हमारा जो गाय का मिल्क है वो इन्फेक्टर है, उसमें गाय की बीमारी आ गई है, तो आप लोग धीरे धीरे उस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मल्टी बिलियन मार्केट है, इसकी वजह से ये काम इसके ऊपर चल रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चुनाव चिन्ह की बात हमारे सामने सक्सेना जी है, बड़ी अच्छी तरह समझाया इस बात को किस प्रकार से कि एक जो नए लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें 10 दिन पहले 15 दिन पहले एक इलेक्शन सिंबल दिया जाता है, और जो पुराने लोग हैं वो लगातार कई वर्षों से उसी सिंबल पर लड़ते आ रहे हैं। किसानों को एमएसपी की गारंटी, तो किसानों की आत्महत्या दर सबसे अधिक होती है, क्योंकि उनको जो फसल होती है कई बार फसल ज्यादा हो जाती है तो फेंकना पड़ता है, या उसके ऊपर जो है बाजार में रेट उनको कम मिलती है। इसलिए इनके लिए जो अभी एमएसपी की बात की है ये हमने इसलिए की है। ईवीएम चुनाव प्रणाली की समीक्षा, इस मुद्दे को समझने की आवश्यकता है।
ईवीएम की जो चिप है वो 3 देशों में बनती है, एक जापान में, एक जर्मनी में, एक यूएस में। ईवीएम की चिप 3 देशों बनती है, जापान, जर्मनी और यूएस, और तीनों ही देश अपने यहाँ पर इलेक्शन में ईवीएम का प्रयोग नहीं करते। जापान भी नहीं करता, जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है, और यूएस जो है अपने यहाँ पर इलेक्शन का जो वोटिंग सिस्टम है ईवीएम से नहीं करता है। हमारे देश का जो कानून जो कहता है उस कानून के हिसाब से ईवीएम मशीन का प्रयोग कहीं कहीं किया जा सकता है। कुछ चुनिंदा लोकसभा में या चुनिंदा विधानसभा में ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है, वो भी इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि क्यों। पूरे देश में सभी लोकसभा पे और पूरे देश में सभी विधानसभा पे ईवीएम पर चुनाव कराना गैर कानूनी है, गैर संसदीय है। संसद ने ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है, इसलिए सरकार से मांगे कि इस पूरे सिस्टम पे जो है समीक्षा की जाए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आप लोगों के सामने है, किस प्रकार से मनी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल और बिहेवियर कंट्रोल, 3 तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म है। मनी कंट्रोल करने के लिए आपके पास में ये बैंक की जो करेंसी जो आ चुकी है, पहले तो नकली नोट दिए आप लोगों को, अब उसके ऊपर से ये आपका जो डिजिटल करेंसी जिसमें सिर्फ डिजिट्स आएंगे आपके खाते में, आपके खाते में डिजिट ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ डिजिट तो आ गया है। लेकिन यदि आपने प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा किया, सरकार को मालूम चला कि आप तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, तो आपका लेनदेन ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको मालूम चला कि आप तो पेट्रोल पंप पर जाएंगे गाड़ी को पेट्रोल भरवाने के लिए, उसी वक्त आपका जो है लेनदेन ब्लॉक किया जा सकता है। सरकार के पास सब कुछ आपका नियंत्रण होगा। अभी आपके सामने सरकार ने 1000 के नोट बंद किए हैं, बाद में 500 के बंद किए जाएंगे, फिर 200 के बंद किए जाएंगे। ये सब नोट बंद करके आपको फोर्सफुली डिजिटल करेंसी के लिए मजबूर किया जाएगा, ताकि आपके मनी को वो कंट्रोल कर सकें। मनी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल आपने मीडिया के माध्यम से होता है। मीडिया आपके साथ बार बार फ्लैश करती है एक ही बात को, आपके टूथपेस्ट में नमक है तो आपका टूथपेस्ट खराब है। आज के 40 साल पहले ऐसे मीडिया में खबरें, जो अखबार में मीडिया में विज्ञापन आते थे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है तो खराब है, तो आप लोगों ने बगैर नमक का टूथपेस्ट खरीद लिया। अभी ये मीडिया में आना कि आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, नमक होना चाहिए। अभी मीडिया में ये विज्ञापन चल रहा है, तो आपको हर तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपकी अच्छी आदत भी आपको छुपाई जा रही है। आपको मीडिया के माध्यम से ऐसा एजुकेट किया जा रहा है कि आपको लगता है बस वही सही है, बाकी सब गलत है। कल रात को मेरा दोस्त है दुबई के अंदर है, उससे वही चर्चा चल रही थी व्हाट्सएप के साथ। तो मैंने अपना एक वीडियो बनाया था कि ये जो मून मिशन पे एक वीडियो बनाया था मैंने अपनी बात को, वो बड़ा नाराज हो गया मुझके साथ। अरे यार ये वीडियो क्यों बनाया तुमने? तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मैंने दिल्ली के पालन हवाई अड्डे से अपना प्लेन उड़ाया और मैं अपने गांव में जाकर लैंड करता हूं। दिल्ली के पालन हवाई अड्डे से मैंने अपना प्लेन उड़ाया और मैंने अपने गांव में जाकर लैंड किया, तो आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो लैंड कैसे किया, वहां कोई रनवे है क्या? पूछोगे ना? अब वहां रनवे नहीं, मैंने बोला सॉफ्ट लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है जी। अब मैं बोलूंगा जी मैं वहां से अपना प्लेन वापस लगा पालनपुर आया, तो आप पूछोगे कि वहां पर कौन सा रनवे बना हुआ है जो पालनपुर आया? तो आप समझिए कि नासा ने मून मिशन पे इंसान भेजे और उन इंसान को वापस लेके भी आ जाएंगे। यहां से भेजने के लिए कितना तंत्र चाहिए होता है, तो वहां पर कोई तंत्र नहीं है। तो इस बात को समझाने की जो मैंने बात की थी, तो कुछ लोगों को जो लगता है जो मीडिया एजुकेटेड है, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं कि मीडिया ने बता दिया आपको, वो आपको सही लगता है, वो हमें सही लगता है। मीडिया बार बार वही चीज बताता है, तो मीडिया बताता है तो अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर फेल हो जाता है। कल रात को मुझे काफी चर्चा हुई, तो ये मीडिया का जो एजुकेशन है ये हमारा बिहेवियर कंट्रोल करता है, ये हमारा माइंड कंट्रोल करता है। हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कैंपस के बारे में देखो जितने भी हमारे साथी है सबको लगभग जानकारी है, लेकिन कुछ लोग नए हैं उनको जानकारी नहीं है। वातावरण में केमिकल्स छोड़े जा रहे हैं, उसकी वजह से फसलें भी खराब हो रही है, और केमिकल्स के तमाम जो नुकसान है, केमिकल्स आज से नहीं 1960 से केमिकल छोड़े जा रहे हैं। अब तो इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
एक WHO हेल्थ ट्रीटी साइन होने वाली है और WHO कह रहा है कि ये पैंडेमिक हेल्थ ट्रीटी सभी देशों को साइन करनी पड़ेगी और जिस दिन ये हेल्थ ट्रीटी साइन होगी उसके बाद में भारत सरकार को WHO के तमाम निर्देशों को मानना आवश्यक होगा। आज तो जो लोग बैठे हुए सत्ता के अंदर वो उन्हीं के एजेंट है, क्योंकि वो उन्हीं के एजेंट है इसलिए उनकी बात मानते हैं। कल को कोई और ऐसा बंदा आ गया तो इस प्रकार के संधियों के मकर जाल में देश फंस जाएगा तो उनको उन संधियों को मानना पड़ेगा, इसलिए वो इस प्रकार की संधि कर रहे हैं WHO पैंडेमिक हेल्थ ट्रीटी, जिसका ये है कि यदि उनको लगता है कि आपकी गाड़ी से इंफेक्शन फैल रहा है तो वो आपसे कह सकते हैं कि भैया 10 दिन के लिए आप गाड़ी थाने में जमा करा दीजिए। आपकी मतलब सबकी, जैसे आपको लॉकडाउन किया ना सबके घर के अंदर, वो बोलेंगे कि भैया फलाना इन्फेक्शन तो व्हीकल से फैलता है, व्हीकल को टच करने से फैलता है, वो कहेंगे जी आपका व्हीकल नहीं चलाना है या व्हीकल बंद कर दो। वो बोलेंगे कि आपका व्हीकल जो थाने के अंदर जमा होगा उसकी टेस्टिंग होगी तो आपको टेस्टिंग कराना पड़ेगा। वो बोलेंगे कि ये वाली दवाई ही देनी है तो आपको वो दवाई ही अपने लोगों को, परिवार वालों को देनी है या किसी जो आपका पशु का कुछ बीमार है उसको देनी है। ये WHO हेल्थ पैंडेमिक ट्रीटी साइन करने जा रही है। सरकार को बार बार हम बताते हैं कि जो देश में जागरूक लोग हैं वो इस प्रकार की बात को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग जो है बार बार आकर के प्रोटेस्ट करते हैं।